नमस्कार, मैं हूं संदीप ग्रोवर और मनी 9 के वीकली शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कंपनी नामा एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप जगत से जुड़ी पूरे हफ्ते की बड़ी सुर्खियों के साथ साथ विवादों से जुड़ी खबरों से भी अपडेट करवाते हैं। तो आइए कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। पहली खबर, सरकार ने आईडीबीआई बैंक के स्ट्रेटेजिक विनिवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया में मैनेजमेंट कंट्रोल को ट्रांसफर करना भी शामिल है। इस प्रक्रिया में कुल 60.72% हिस्सेदारी बेची जाएगी, जिसमें सरकार अपना करीब 30.5% हिस्सा और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC करीब 30.25% हिस्सा बेचेगी। प्रोमोटर LIC की बैंक में करीब 49.24% और सरकार की इस बैंक में करीब 45.5% हिस्सेदारी, जबकि पब्लिक के पास करीब 5.25% के आसपास का हिस्सा है। इच्छुक निवेशकों के पास अपने सवाल जमा करने के लिए 28 अक्टूबर और EOI यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा करने के लिए 16 दिसंबर तक का समय है। बैंक के निजीकरण के लिए वित्तीय बोलियां मार्च 2023 तक मंगवाई जा सकती हैं और बिक्री की प्रक्रिया सितंबर 2023 यानी अगले वित्त वर्ष तक पूरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। 10 अक्टूबर को यह खबर आने के बाद आईडीबीआई बैंक का शेयर 9% की शानदार बढ़त के साथ बंद हुआ था। दूसरी खबर, देश के दिग्गज इंडस्ट्रियल ग्रुप अडानी समूह को देश के 6 सर्कल में टेलीकॉम सेवा शुरू करने के लिए लाइसेंस मिला है। यह लाइसेंस सभी तरह की टेलीकॉम सेवा शुरू करने के लिए मिला है। हाल ही में 5G टेलीकॉम सेवा के लिए आवंटित स्पेक्ट्रम में अडानी डेटा नेटवर्क्स ने 212 करोड़ रुपए में 400 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम खरीदा था। यह स्पेक्ट्रम 20 साल के लिए 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में खरीदा गया था। उस समय अडानी समूह की तरफ से यह कहा गया था कि वह सामान्य टेलीकॉम सेवा शुरू नहीं करेंगे और स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल केवल डेटा सेंटर्स और खुद के कारोबार के लिए करेंगे। लेकिन अब सभी तरह की टेलीकॉम सेवा के लिए लाइसेंस मिलने के बाद इस बात की संभावना बढ़ गई है कि अडानी समूह भी अब टेलीकॉम कारोबार में उतरेगा। 12 अक्टूबर को जब यह खबर आई तो भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के शेयर करीब 0.5% के आसपास की गिरावट के साथ बंद हुए थे। तीसरी खबर भी 5G से जुड़ी है और वो टाटा ग्रुप से जुड़ी है। 5G एंटरप्राइजेस कारोबार को बढ़ावा देने की मंशा के मद्देनजर टाटा समूह की अपने टेलीकॉम कारोबार को रीस्ट्रक्चर करने की योजना है। टाटा समूह की 5G एंटरप्राइज सेगमेंट में बड़े रोल पर नजर है और इसी के चलते टाटा टेली सर्विसेज में फ्रेश निवेश किया जाएगा। हालांकि ग्रुप ने 5G स्पेक्ट्रम की खरीदारी नहीं की है, पर बैकएंड के जरिए और वैल्यू एडेड सेवाएं देने पर बड़ा फोकस किया जाएगा। टाटा टेली और टाटा टेली महाराष्ट्र 5G बेस्ड एंटरप्राइज सोल्यूशन देने पर फोकस करेंगी। सेवाएं ऑफर करने के लिए टाटा टेली देश भर में 1.32 लाख किलोमीटर लंबे ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की मदद लेगी, जबकि टाटा कम्युनिकेशन 5G के ट्रायल्स पर काम कर रही है। 13 अक्टूबर को टाटा टेली का शेयर 5% की ऊपरी सर्किट पर और टाटा कम्युनिकेशन का शेयर 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। चौथी खबर, गुजरात की 3 व्हीलर बनाने वाली कंपनी अतुल ऑटो के बोर्ड ने 198 रुपए प्रति शेयर के भाव पर 58.1 लाख कन्वर्टेबल वारंट्स जारी करने को मंजूरी दे दी है। ये वारंट्स प्रमोटर्स और दिग्गज निवेशक विजय केडिया समेत गैर प्रमोटर्स को भी जारी किए जाएंगे। 58.1 लाख में से 50.5 लाख वारंट विजय केडिया जी को ही अगले 18 महीने में जारी होंगे। इस वारंट इश्यू के जरिए कुल 115 करोड़ रुपए की रकम जुटाई जाएगी। 30 जून तक केडिया सिक्योरिटीज की इस कंपनी में 1.47% हिस्सेदारी थी। 10 अक्टूबर को खबर आने के बाद अतुल ऑटो का शेयर 7% से ज्यादा की मजबूती के साथ बंद हुआ था। अगली खबर, अदानी ग्रुप ने अगले 5 से 7 साल में राजस्थान में करीब $8 अरब का निवेश करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत रिन्यूएबल कारोबार, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, एयरपोर्ट कारोबार के विस्तार और CNG PNG नेटवर्क को डेवलप करने में निवेश किया जाएगा। इस निवेश योजना के तहत राजस्थान में 40,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां जुड़ेंगी। आपको याद होगा कि पिछले महीने अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने अगले 1 दशक में $100 अरब के निवेश की योजना का खुलासा किया था। गौतम अदानी के मुताबिक अदानी समूह की सीमेंट कारोबार की क्षमता को 2 गुना बढ़ाने की योजना का बड़ा हिस्सा राजस्थान से ही आएगा और इसके लिए राजस्थान में $85 करोड़ का निवेश किया जाएगा। 10 अक्टूबर को अदानी एंटरप्राइज का शेयर करीब 0.25% की कमजोरी के साथ बंद हुआ था। छठी खबर, देश की 2 दिग्गज FMCG कंपनियों HUL और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड यानी GCPL ने 2 साल की बढ़ोतरी के बाद साबुन के कुछ ब्रांड्स की कीमतों में 15% तक की कटौती की है। ऐसा इसलिए क्योंकि साबुन के लिए अहम पाम ऑयल और अन्य कच्चे माल की कीमतों में कमी हुई है। HUL ने वेस्टर्न रीजन में अपने पॉपुलर सोप ब्रांड्स लाइफबॉय और लक्स की कीमतों में 5 से 11% की कमी की है। वहीं फेमस ब्रांड गोदरेज नंबर 1 बनाने वाली कंपनी GCPL ने साबुन की कीमतों में 13 से 15% तक की कटौती की है। GCPL ने अपने गोदरेज नंबर 1 ब्रांड के 100 ग्राम वाले 5 साबुन के बंडल पैक की कीमत 140 रुपए से घटाकर 120 रुपए कर दी है। 10 अक्टूबर को HUL और GCPL के शेयर 1/4 से 0.5% की मजबूती के साथ बंद हुए थे।
सातवीं खबर, $10.5 अरब में एसीसी अंबुजा को खरीदने के बाद अदानी ग्रुप सीमेंट कारोबार में अपनी पकड़ और मजबूत करने की तैयारी कर रहा है। अदानी ग्रुप की कर्ज से जूझ रहे जेपी ग्रुप के सीमेंट कारोबार को खरीदने के लिए बातचीत चल रही है। दोनों समूहों के बीच यह सौदा 5,000 करोड़ रुपए में हो सकता है। जेपी ग्रुप ने अपना सीमेंट कारोबार अल्ट्राटेक को बेच दिया था, पर कुछ इकाइयां ग्रुप के पास अभी भी बची हुई हैं। इसीलिए जयप्रकाश एसोसिएट्स और जयप्रकाश पावर वेंचर्स के बोर्ड ने कर्ज कम करने के लिए अपने सीमेंट कारोबार और कुछ नॉन कोर एसेट्स को बेचने के लिए मंजूरी दे दी है। अगर यह डील पूरी हुई तो अदानी ग्रुप को करीब 10 मिलियन टन पर एनम की अतिरिक्त सीमेंट क्षमता मिल जाएगी। 10 अक्टूबर को जेपी एसोसिएट का शेयर करीब 11% और जयप्रकाश पावर वेंचर्स का शेयर 4% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ था। अगली खबर, अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाले वेदांता ग्रुप के शेयरधारकों ने कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में बदलाव के स्पेशल प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के तहत कंपनी के जनरल रिजर्व से 12,857 करोड़ रुपए की रकम को प्रॉफिट एंड लॉस यानी पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करने की मंजूरी मिल गई है। 11 अक्टूबर को ही कंपनी की ईजीएम में 99.96% शेयरधारकों ने इस प्रस्ताव के हक में वोटिंग की। जानकारों के मुताबिक इस कदम के बाद कंपनी एक स्पेशल डिविडेंड की घोषणा कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि 70% हिस्सेदारी रखने वाली पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज को इस डिविडेंड से अपने कर्ज के भुगतान करने में मदद मिलेगी। 13 अक्टूबर को वेदांता का शेयर कमजोर बाजार में भी करीब 2% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। अगली खबर, अदानी समूह की पोर्ट्स कारोबार से जुड़ी कंपनी अदानी पोर्ट्स को गंगावरम पोर्ट लिमिटेड यानी जीपीएल में 58.1% हिस्सेदारी खरीदने के लिए मंजूरी मिल गई है। एनसीएलटी की अहमदाबाद और हैदराबाद दोनों बेंचों से इस डील को मंजूरी मिल चुकी है। इस डील के बाद जीपीएल कंपनी की सब्सिडियरी बन जाएगी। दोनों कंपनियों के बीच शेयर स्वैप यानी शेयरों के लेन देन के जरिए यह डील होगी, जिसकी वैल्यू करीब 6,200 करोड़ रुपए के आसपास बताई गई है। डील के तहत जीपीएल के पू प्रमोटर्स को अदानी पोर्ट्स के 4.77 करोड़ शेयर मिलेंगे। इससे पहले वित्त वर्ष 2022 में अदानी पोर्ट्स ने वाघव पिंकस से 31.5% हिस्सा और आंध्र प्रदेश सरकार से 10.4% हिस्सा खरीदा था। 11 अक्टूबर को अदानी पोर्ट्स का शेयर करीब 1.5% की कमजोरी के साथ बंद हुआ था। अगली खबर, शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक आरके दमानी के निवेश वाले इंडिया सीमेंट्स ने स्प्रिंगवे माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी एसएमपीएल में अपनी पूरी हिस्सेदारी और जमीन को 477 करोड़ रुपए में बेच दिया है। मध्य प्रदेश की लाइमस्टोन खदान में यह हिस्सेदारी सज्जन जिंदल ग्रुप की जेएसडब्ल्यू सीमेंट को बेची गई है। आपको बता दें कि इंडिया सीमेंट ने पिछले साल एमपी में 3 एमटीपीए के सीमेंट प्लांट पर काम शुरू किया था, जिसमें लाइमस्टोन खदान भी शामिल है। मई में कंपनी ने अपना कर्ज कम करने के लिए इस प्लांट की जमीन का कुछ हिस्सा बेचने की इच्छा जताई थी। मार्च 2022 तक कंपनी पर 3,039 करोड़ रुपए का नेट कर्ज था, जो पिछले साल के 2,996 करोड़ रुपए से ज्यादा है। 11 अक्टूबर को इंडिया सीमेंट्स का शेयर करीब 12% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। अगली खबर भी सीमेंट कारोबार से जुड़ी है। इंडिया सीमेंट से एसएमपीएल में पूरी हिस्सेदारी और जमीन खरीदने के एक दिन बाद ही जेएसडब्ल्यू सीमेंट ने 3,200 करोड़ रुपए के निवेश से सेंट्रल इंडिया में 5 एमटीपीए की नई सीमेंट क्षमता लगाने की योजना का खुलासा भी किया। एमपी और यूपी में 2 प्लांट्स के जरिए कुल 5 एमटीपीए की नई सीमेंट क्षमता जोड़ी जाएगी। एमपी में 2.5 एमटीपीए क्षमता की नई इकाई एसएमपीएल की लाइमस्टोन खदान के पास ही स्थापित की जाएगी। अदानी समूह के सीमेंट कारोबार में धमाकेदार एंट्री और क्षमता को 2 गुना बढ़ाने के ऐलान के बाद अल्ट्राटेक और बिरला कॉर्प अपनी क्षमता बढ़ाने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। अगली खबर, इस हफ्ते देश की 2 दिग्गज आईटी कंपनियों टीसीएस और इन्फोसिस के साथ वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही के नतीजों का आगाज हुआ। दूसरी तिमाही में टीसीएस का मुनाफा तिमाही दर तिमाही 10% बढ़कर 10,000 करोड़ रुपए के पार निकलता हुआ दिखा है। इसके अलावा कंपनी का मार्जिन 23.1% से बढ़कर 24% रहा है, पर साथ ही एट्रिशन दर 19.7% से बढ़कर 21.5% पर पहुंच गई है। इसके अलावा इन्फोसिस का मुनाफा 12.3% बढ़कर 6,021 करोड़ रुपए रहा और कंपनी के बोर्ड ने नतीजों के साथ 9,300 करोड़ रुपए के बायबैक को भी मंजूरी दे दी है। 1,850 रुपए प्रति शेयर तक की अधिकतम कीमत वाला यह बायबैक ओपन मार्केट यानी खुले बाजार से किया जाएगा। पिछले साल भी कंपनी ने बायबैक पर 9,200 करोड़ रुपए का खर्च किया था। 11 अक्टूबर को टीसीएस का शेयर करीब 1.5% और 13 अक्टूबर को इन्फोसिस का शेयर करीब 0.5% गिरकर बंद हुआ था। 13वीं खबर, अमेरिकी कंपनी कमिंस ने ऑटोमोटिव एक्सेल्स का अतिरिक्त हिस्सा खरीदने के लिए 26% हिस्सेदारी का ओपन ऑफर लॉन्च किया है। 1504 रुपए 30 पैसे प्रति शेयर के भाव पर 39.29 लाख शेयर खरीदने के लिए ओपन ऑफर लॉन्च किया गया है। कमिंस के पास इस कंपनी की 35.52% हिस्सेदारी है, जिस वजह से ये ओपन ऑफर लाना पड़ा है। इस ओपन ऑफर के बाद कल्याणी ग्रुप के अलावा कमिंस इनकॉर्पोरेट इस कंपनी की को प्रमोटर बन जाएगी। कल्याणी ग्रुप की कंपनी बीएफ इन्वेस्टमेंट भी 35.5% हिस्से के साथ ऑटोमोटिव एक्सेल की प्रमोटर है। 11 अक्टूबर को ऑटोमोटिव एक्सेल का शेयर करीब 5% उछला था, पर 12 अक्टूबर को यह शेयर करीब 1% के आसपास की गिरावट के साथ बंद हुआ था।
अगली खबर, बेंगलुरु की रियल एस्टेट फर्म ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के बोर्ड ने सक्सेशन प्लानिंग यानी कंपनी के उत्तराधिकारी को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत कंपनी के बोर्ड ने एमडी एमआर जयशंकर के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। साथ ही अगले 5 साल के लिए पवित्रा शंकर को एमडी और निरूपा शंकर को जॉइंट एमडी नियुक्त किया गया है, जबकि एमआर जयशंकर डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद पर बरकरार रहेंगे। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस की रेजिडेंशियल, ऑफिस, रिटेल और होटल के जरिए बेंगलुरु, मैसूरू, हैदराबाद, चेन्नई और कोची में मौजूदगी है। 12 अक्टूबर को ब्रिगेड एंटरप्राइजेस का शेयर 4% से ज्यादा की मजबूती के साथ बंद हुआ था। 15वीं खबर, कर्ज से जूझ रही सुजलॉन एनर्जी की अगले 7 से 8 साल में कर्ज मुक्त होने की योजना है। कंपनी के सीएफओ हिमांशु मोदी के मुताबिक 11 अक्टूबर को लॉन्च 1200 करोड़ रुपए का राइट्स इशू सफल रहा तो कंपनी के कर्ज में करीब 584 करोड़ रुपए की कमी होगी। जून 2022 तक कंपनी पर 3200 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है और बाकी बचे कर्ज का भुगतान अगले 8 साल में होने की उम्मीद है। कंपनी का राइट्स इशू 20 अक्टूबर को बंद होगा। 12 अक्टूबर को सुजलॉन का शेयर 2% के आसपास गिरा था। अगली खबर, कैबिनेट ने इस हफ्ते तेल मार्केटिंग कंपनियों यानी आईओसी, एचपीसीएल और बीपीसीएल को 22,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त पेमेंट या राहत देने को मंजूरी दी है। ये राहत केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों को एलपीजी की घरेलू बिक्री पर हो रहे घाटे की भरपाई के लिए देने का फैसला किया है। दरअसल जून 2020 से जून 2022 के दौरान एलपीजी इंपोर्ट के लिए अहम बेंचमार्क सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में 303% या 4 गुना की बढ़ोतरी हुई है, पर इस दौरान घरेलू एलपीजी की कीमतों में केवल 72% की ही बढ़ोतरी की गई है, जिस वजह से इन कंपनियों को भारी घाटा हुआ है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक इस भुगतान से ओएमसीज को एलपीजी की घरेलू सप्लाई जारी रखने में मदद मिलेगी। 12 अक्टूबर को आईओसी, बीपीसीएल के शेयर 1 से 2% चढ़कर और एचपीसीएल का शेयर हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ था। 17वीं खबर, केंद्र सरकार ने सेल के भद्रावती स्टील प्लांट के निजीकरण की योजना को रद्द कर दिया है। निवेशकों की ओर से पर्याप्त मात्रा में बोलियां न मिलने के चलते ये फैसला लिया गया है। जुलाई 2019 में सरकार ने कर्नाटक में सेल के विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट यानी वीआईएसपी में 100% हिस्सा बेचने के लिए बोलियां मंगवाई थी, पर निवेशकों की ओर से बोली लगाने के लिए आगे बढ़ने में रुचि न दिखाए जाने से सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। वित्त वर्ष 2023 में 65,000 करोड़ रुपए के विनिवेश लक्ष्य के मुकाबले पहली छमाही में सरकार अब तक 24,543 करोड़ रुपए ही जुटा पाई है। 13 अक्टूबर को सेल का शेयर करीब 0.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। तो ये थी इस हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां, लेकिन अब रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार का। इस खास सेगमेंट में हम कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों पर फोकस करते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ होता है। ये खबरें इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन खबरों का शेयरों की कीमतों पर सीधा असर होता है, जिससे आपका फायदा या नुकसान दोनों जुड़े हुए होते हैं। आइए ऐसी कुछ खबरों के ऊपर नजर डालते हैं और पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी की हैदराबाद बेंच ने जीवीके पावर गोविंदवाल साहिब के खिलाफ एक्सिस बैंक की दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की अर्जी को स्वीकार कर लिया है। जीवीके ग्रुप की यह दूसरी कंपनी है जिसके खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू की गई है। इससे पहले जीवीके इंडस्ट्रीज को भी दिवालिया घोषित कर दिया गया था, लेकिन इस कंपनी की पेरेंट जीवीके पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ने स्टॉक एक्सचेंजों को जानकारी दी है कि नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी में इस फैसले को चुनौती दी जाएगी। जीवीके पावर गोविंदवाल साहब पंजाब में 270 मेगावाट के 2 थर्मल पावर प्लांट चलाती है और इसके ऊपर करीब 3,000 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। 11 अक्टूबर को जीवीके पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर 3% के आसपास गिरकर बंद हुआ था। दूसरी खबर, बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई ने आईबीसी के तहत एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज यानी एआरसीज को रेजोल्यूशन प्लान्स जमा करने की मंजूरी दे दी है, यानी कि एआरसीज भी अब दिवालिया प्रक्रिया के तहत कंपनियों के लिए बोली लगा सकती हैं। हालांकि दिवालिया कंपनियों के लिए बोली लगाने के लिए एआरसीज के पास 1,000 करोड़ रुपए का नेट ओन फंड्स यानी एनओएफ होने चाहिए और बोर्ड की मंजूरी भी। यही नहीं, रेजोल्यूशन प्लान पारित होने के 5 साल बाद ये एआरसीज खरीदी गई कंपनियों पर कंट्रोल या इन्फ्लुएंस नहीं रख सकेंगी। मौजूदा खुलासों के अलावा इन एआरसीज को खरीदी गई कंपनियों के बारे में अतिरिक्त खुलासा भी करना होगा। इसके अलावा आरबीआई ने किसी एआरसी की स्थापना के लिए न्यूनतम कैपिटल रिक्वायरमेंट की सीमा को 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए कर दिया है। तीसरी खबर, आरबीआई के एआरसीज के लिए जारी किए गए नए नियमों से एयरसेल और आरकॉम के कर्ज रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में और देरी हो सकती है। जैसा कि हमने पिछली खबर में भी जाना कि दिवालिया कंपनियों के लिए बोली लगाने के लिए एआरसीज के पास 1,000 करोड़ रुपए के नेट ओन फंड्स यानी एनओएफ होने चाहिए। इससे इन दोनों कंपनियों के लिए बोली लगाने वाली यूवी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या यूवी एआरसी इस दौड़ से बाहर हो जाएगी। यूवी एआरसी के पास 200 करोड़ रुपए से नीचे के एनओएफ हैं। मार्च 2020 में लेंडर्स ने और जून 2020 में
बैंक्रप्सी कोर्ट यानी एनसीएलटी ने यूवीएआरसी के रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी थी। एयरसेल पर लेंडर्स का करीब 19,788 करोड़ रुपए और आरकॉम पर 50,623 करोड़ रुपए का दावा पेश किया गया है। 13 अक्टूबर को आरकॉम का शेयर 2.5% गिरकर बंद हुआ था। चौथी खबर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी एमसीए को एलएनटी के खिलाफ मिली शिकायत के बाद की गई जांच में कोई दम नहीं मिला है। कंपनी के एक पूर्व कर्मचारी ने कंपनी के खिलाफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शिकायत दर्ज की थी। इस कर्मचारी के मुताबिक नवंबर 2003 से लेकर मार्च 2008 के बीच कंपनी ने अपने करीब 30,000 कर्मचारियों की सैलरी काटी थी और ये आश्वासन दिया था कि उनको एलएनटी के शेयर मिलेंगे, पर एलएनटी के शेयरों के बजाय एक सब्सिडरी कंपनी एलएनटी वेलफेयर कंपनी के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जारी किए गए थे। इस तरह की कुल 4 शिकायतें थी जिनकी जांच की गई है, पर इन शिकायतों का कोई आधार नहीं है। 12 अक्टूबर को एलएनटी का शेयर 1.5% से ज्यादा की मजबूती के साथ बंद हुआ था। पांचवी खबर, डायरेक्ट टू होम ऑपरेटर डिश टीवी और 4 लोगों ने मार्केट रेगुलेटर सेबी के साथ रेगुलेटरी नियमों के उल्लंघन से जुड़ा मामला सेटल कर लिया है। इस मामले को सेटल करने के लिए 65,34,000 रुपए का भुगतान किया गया है। ये मामला 30 दिसंबर 2021 को हुई कंपनी की एजीएम के वोटिंग नतीजों से जुड़े खुलासे ना कर पाने से जुड़ा था। डिश टीवी इंडिया प्रमोटर जवाहरलाल गोयल, ग्रुप सीईओ अनिल कुमार दुआ, कंप्लायंस ऑफिसर रंजीत सिंह और कंपनी के पूर्व डायरेक्टर अशोक मठई कुरियन के खिलाफ यह मामला चल रहा था, जिसे सेटल कर दिया गया है। 13 अक्टूबर को यह खबर आने के बाद डिश टीवी का शेयर करीब 3% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। चलिए, तो ये थी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें। आइए अब बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की स्टार्टअप अपडेट में और पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। साल 2022 की तीसरी तिमाही यानी जुलाई सितंबर के दौरान स्टार्टअप्स की फंडिंग में साल दर साल 80% की कमी हुई है और ये 2 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। पिछले साल की समान अवधि में कुल 14.9 अरब डॉलर के मुकाबले तीसरी तिमाही में स्टार्टअप्स को केवल 3 अरब डॉलर की ही फंडिंग मिली है। तिमाही दर तिमाही भी फंडिंग में 57% की कमी आई है। ये जानकारी मार्केट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म ट्रैक्सन की एक रिपोर्ट में साझा की गई है। इसके अलावा सभी तरह की फंडिंग स्टेज में औसत टिकट साइज में भी कमी आई है। लेट स्टेज के औसत टिकट साइज में सबसे ज्यादा 70% की कमी हुई है, जो दर्शाता है कि आर्थिक हालात में सुधार होने तक निवेशक बड़ा निवेश करने को इच्छुक नहीं है। सितंबर तिमाही में ऑल्टरनेटिव लेंडिंग, जेनोमिक्स और पेमेंट सेक्टर को सबसे ज्यादा फंडिंग मिली है। अर्ली सैलरी, 5 वायर, इंश्योरेंस देखो, वन कार्ड और बुक माई शो ने तिमाही के दौरान 10 करोड़ डॉलर से ज्यादा की पूंजी जुटाई है। इसके अलावा 109 स्टार्टअप्स ने अपना पहला फंडिंग राउंड पूरा किया, 39 स्टार्टअप्स का अधिग्रहण हुआ, 2 ने आईपीओ के लिए अर्जी दाखिल की और 3 स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का दर्जा मिला, जबकि पिछले साल की समान अवधि में 14 नए यूनिकॉर्न बने थे। दूसरी खबर, एग्री बायोटेक स्टार्टअप बायोप्राइम ने प्री सीरीज ए फंडिंग राउंड में करीब 11 लाख डॉलर या 9 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व वेंचर कैपिटल फर्म इन्फ्लेक्चर वेंचर्स ने किया और मौजूदा निवेशक ओमनीवोर ने भी इस राउंड में हिस्सा लिया। पुणे की यह कंपनी रकम का इस्तेमाल क्षमता विस्तार और प्रोडक्ट सेल रजिस्ट्रेशन पर करेगी। तीसरी खबर, ऑनलाइन मीट रिटेलर लीशियस ने अनक्रेव नाम के नए ब्रांड के तहत प्लांट बेस्ड मीट बिजनेस में एंट्री की है। कंपनी के को फाउंडर अबे हंजूरा के मुताबिक वीगन कस्टमर्स और एक्टिविस्ट को बेचे जाने वाले मॉक मीट ब्रांड्स के विपरीत लीशियस अपने कोर मीट कंज्यूमिंग ग्राहकों को नवरात्रि जैसे ओकेजन्स पर अनक्रेव को एक विकल्प के रूप में ऑफर करेगा, जबकि वह मीट खाने से परहेज करते हैं। इस कंपनी के करीब 30 लाख रिपीट कस्टमर्स हैं और इस ब्रांड के जरिए लीशियस की करीब 20% ग्राहकों को टारगेट करने की योजना है। यही नहीं, अगले 1 साल में कंपनी मार्केट लीडर बनने की भी मंशा रखती है। चौथी खबर, वेल्सटेक स्टार्टअप राइट रिसर्च ने सीड कैपिटल के तौर पर 10 लाख डॉलर की रकम जुटाई है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व ओरियस वेंचर्स पार्टनर्स ने किया। इस रकम का इस्तेमाल कारोबार के विस्तार, टेक्नोलॉजी में सुधार के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल फंड मैनेजमेंट में एंट्री की प्रक्रिया को तेज करने पर होगा। आईआईटी कानपुर की ग्रेजुएट सोनम श्रीवास्तव की ओर से 2019 में स्थापित इस स्टार्टअप ने प्री सीड राउंड में सरकार के निधि सीड सपोर्ट सिस्टम के जरिए बीएससी इंस्टीट्यूट स्टार्टअप इंक्यूबेटर BRT-SIF से रकम जुटाई थी। अगली खबर, टेक्नोलॉजी लेड रियल एस्टेट ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म होमस्पाई रियल्टी ने मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट ब्रोकिंग फर्म EQServe का अधिग्रहण किया है। EQServe पूरी मुंबई में कैटेगरी A+ डेवलपर्स को रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल्स की सुविधा मुहैया करवाती है। इस कंपनी ने अब तक करीब 390 यूनिट्स की बिक्री की है और 330 ग्राहक जोड़ चुकी है। फाउंडर रजुल टंडन के नेतृत्व में EQServe ने लोधा, गोदरेज, रुनवाल, मैराथन जैसे डेवलपर्स के साथ काम किया है। वहीं होमस्पाई ने 2011 में रियल एस्टेट कारोबार में एंट्री ली थी और वित्त वर्ष 2022 में अपने प्लेटफॉर्म पर 1650 करोड़ रुपए के लेन देन की सुविधा मुहैया करवा चुकी है। अगली खबर, ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी SaaS स्टार्टअप
मेकर डोजो ने $15 लाख की पूंजी जुटाई है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व लियो कैपिटल ने किया। इस राउंड में यूएस के 2 निवेशकों UP2398 और जैन एम लीमैन ने भी हिस्सा लिया। लियो कैपिटल ने पिछले महीने $12.5 करोड़ की फंड 3 को क्लोज किया था और मेकर डोजो इस फंड के पोर्टफोलियो में शामिल होने वाला पहला स्टार्टअप है। ताजा फंडिंग राउंड से मिली रकम का इस्तेमाल कर्मचारियों की भर्ती और प्रोडक्ट इनोवेशन पर किया जाएगा। सातवीं खबर, जॉब प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म अड्डा 247 ने $3.5 करोड़ की रकम जुटाई है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व प्राइवेट इक्विटी फर्म वेस्ट ब्रिज कैपिटल ने किया और इस राउंड में इन्फो एज और आशा इंपैक्ट जैसे मौजूदा निवेशकों ने तो हिस्सा लिया ही, साथ ही गूगल का नाम भी एक नए निवेशक के रूप में सामने आया है। गुरुग्राम के स्टार्टअप की रकम का इस्तेमाल टेक और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ाने, स्टूडेंट काउंसलिंग टीम के विस्तार और प्रमुख पदों की भर्ती पर करने की योजना है। अगली खबर, इलेक्ट्रिक वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग में उतरे कई स्टार्टअप्स ने आरोप लगाया है कि सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक गाड़ियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए फेम 2 योजना के तहत जो सब्सिडी दी जा रही है उसमें उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। स्टार्टअप्स का कहना है कि उन्हें सब्सिडी देने में देरी की जा रही है, जबकि ऑटो इंडस्ट्री में पहले से बैठी दिग्गज कंपनियों को उसका फायदा पहुंचाया जा रहा है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि स्टार्टअप को दी जाने वाली लगभग 200 से 300 करोड़ रुपए की सब्सिडी को रोका गया है, जबकि दूसरी तरफ टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो, ओला इलेक्ट्रिक और महिंद्रा इलेक्ट्रिक जैसी दिग्गज प्लेयर्स को बिना किसी देरी के सब्सिडी दी जा रही है। अगली खबर, कॉमर्स स्टार्टअप विशलिंक ने सीड फंडिंग राउंड के जरिए $30 लाख की रकम हासिल की है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व एलिवेशन कैपिटल ने किया। विशलिंक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर क्रिएटर्स को अपने व्यक्तिगत मल्टी ब्रांड स्टोर फ्रंट्स के माध्यम से बिजनेस ड्राइव करने में सक्षम बनाता है। H&M, वेस्टसाइड इंडिया, रॉगन लिबास, गोट लैब्स जैसे 60 से ज्यादा ब्रांड्स और Amazon, फ्लिपकार्ट, एजियो जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की सेल्स और ट्रैफिक को ड्राइव करता है विशलिंक। इस स्टार्टअप का अपने पार्टनर ब्रांड्स के करीब 20 लाख से ज्यादा यूजर्स को ड्राइव करने का दावा है। अगली खबर, देश के सबसे बड़े एडटेक स्टार्टअप बायजूस ने करीब 2500 लोगों को नौकरी से निकालने की घोषणा की है। निकाले जाने वाले कर्मचारी कंपनी की कुल वर्कफोर्स का 5% हिस्सा हैं और ये लोग कई सारे विभागों से निकाले जाएंगे। दरअसल वित्त वर्ष 2023 या मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक मुनाफे में आने की मंशा के चलते बायजूस अपने मार्केटिंग खर्च को कम कर रहा है और कंपनी की ओर से छंटनी का ये दूसरा मौका है। इससे पहले जून में भी कंपनी ने अपने सैकड़ों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था। चलिए, तो ये थी इस हफ्ते की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी तमाम बड़ी सुर्खियां। उम्मीद है आपको कंपनीनामा का आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा, अपना फीडबैक और अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम इस शो को आपके लिए और बेहतर तरीके से बनाकर सामने रख सकें। चलिए, तो अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार।